हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग यूनिट। आप सब की हेल्प से ये चैनल बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है एंड मैं चाहूँगा कि इसमें आप और अपना योगदान दें हर एक अपने फ्रेंड के साथ जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा कर पा रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ पा रहा है या फिर नहीं पढ़ पा रहा, पर उसे ज़रूरत है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। गलत डायरेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं जो हमें ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि कल मुझे किसी ने बोला कि एवीएल ट्री सिलेबस में नहीं लिखा, क्या आने के चांसेस हैं? अगर आप पुराना सिलेबस देखो, डीबीएमएस का ही पुराना सिलेबस देख लो, तो उसमें कुछ भी मेंशन्ड नहीं है एग्जैक्टली exactly, कि कितना टफ पेपर आ सकता है, कौन सा टॉपिक उसमें पूछा जा सकता है। बट फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आते हैं हमारे डीएस के सिलेबस में। डेटा स्ट्रक्चर अभी का नहीं, पुराना वाला सिलेबस जो था उसके अंदर 2-3 ट्री, जो एक बी ट्री का पार्ट है, बी ट्री का मतलब मॉड्यूल, छोड़ो। हाँ, तो बी ट्री जो है वो सिलेबस में नहीं लिखा था, बट स्टिल हमको क्वेश्चन देखे गए हैं कि 2-3 ट्री एक्सप्लेन कर दो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो जीटीयू किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन पूछती है वो हमको नहीं पता। वी जस्ट नो कि इतने क्वेश्चंस पुराने इतने सालों से आते रहे हैं एंड वी मस्ट डू ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। एंड एवीएल इतना ज़्यादा टफ टॉपिक है नहीं जितना आपको फील होता है, बस उसमें रोटेशंस किस तरीके से करना है वो आपको ध्यान देना है, एंड दैट्स ऑल। तो इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो इस तरीके से भटके ना, जिसको एक्सपीरियंस के साथ मैं पढ़ा सकूं, जिसको मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकूं कि हाँ इतने ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपका कोई दोस्त वीक है, गलती से भी, मतलब हो सकता है कि इमोशनल प्रेशर हो, इमोशनल ट्रॉमा हो, घर वालों से कुछ प्रॉब्लम हुई हो, कोई झगड़ा हुआ हो, उसका ध्यान ना रहा हो इस सेमेस्टर पढ़ने में, राइट? तो आप उसकी हेल्प करो, ये वीडियो उस तक पहुंचाओ और उसे बताओ कि हाँ भाई तू बस ये 3 घंटे कर ले, इतने में तेरा डीएस का पेपर अच्छा सा निकल जाएगा, अच्छे मार्क्स तो आ ही जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सब कुछ आपको दे सकूँ, मेरे से जितना पॉसिबल हो पाए वो सब कुछ। अभी इसमें मैंने लिंक लिस्ट यूज़ नहीं किया है, लिंक लिस्ट मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो है, बहुत बार पूछा भी गया है, बट उसके और में ही उसका जस्ट और क्वेश्चन देखो तो क्यू या स्टैक का क्वेश्चन मिल जाता है आराम से। तो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मेरे जैसे बच्चे, जो मैं आपके 3rd सेमेस्टर में जब मैं कभी था, तो जो मेरी सिचुएशन थी, उस सिचुएशन से जो कोई भी गुजर रहे हैं उनके लिए ये मैं हेल्पफुल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने दोस्तों को बताओ कि हाँ ये एक इंसान हमको जीटीयू के अनुसार, जीटीयू की गाइडलाइंस के अनुसार जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं वो अपना सिलेबस पूरा करवाने की कोशिश कर रहा है। एंड लेट्स गेट इनटू द मास्टर्स क्लास। मास्टर्स क्लास में हम सारे के सारे एल्गोरिदम देख लेंगे। एल्गोरिदम किस किस का? बबल का, फिर और क्या है, देखो आगे ही देख लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में है बाइनरी ट्री। सबसे पहले क्वेश्चन, बाइनरी ट्री किस तरीके से हम बनाएंगे इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर की हेल्प से। फिर है प्रिम्स एल्गोरिदम, बहुत इजी है, इस पे क्वेश्चन आता है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। फिर है क्रुस्कल्स एल्गोरिदम, ये भी प्रिम्स के और में आता है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये भी कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये मैं आपको बता दूंगा। ये दोनों ही एल्गोरिदम आपको पता होना जरूरी है। फिर है स्टैक। स्टैक के एल्गोरिदम इंसर्शन, डिस्प्ले एंड डिलीशन का है शायद। क्यू का भी सेम, बबल सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट, इतना मैं अभी आपको करवा दूंगा। अभी यहाँ पे सिलेक्शन भी हो सकता था, यहाँ पे इंसर्शन भी हो सकता था, क्विक शॉट भी हो सकता था, बहुत सारे शॉट मैं यहाँ पे ऐड कर सकता था, लिंक लिस्ट भी ऐड कर सकता था। बट जैसे मैं टाइम को देख रहा हूँ, आई एम टाइम बाउंडेड एंड अभी ऑलमोस्ट 1 बज चुका है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। तो आई वांट कि मैं अपना मैक्सिमम दे पाऊँ एंड मेरे स्टूडेंट्स को सब कुछ मिल जाए टाइम से। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है जीटीयू में कि प्री ऑर्डर एंड
इन ऑर्डर ट्रावर्सल आपको दे दिया गया है। अब आपको इस पे से बनाना है ट्री। तो पहले तो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में जो कुछ भी है वो प्री ऑर्डर के आगे लिख लेते हैं। फिर है इन ऑर्डर में है DBEH AIFCG। इन ऑर्डर जब हमको दिया जाए इन ऑर्डर या इसकी जगह पे हमको दिया जाए पोस्ट ऑर्डर, तो इसमें हमको एक बात का ध्यान रखना है कि जो पहला है मतलब लेफ्ट, तो हम लेफ्ट साइड का सब ट्रीज सारे के सारे सबसे पहले बनाएंगे एंड फिर राइट साइड का बनेगा। अब देखना है कि रूट कौन है इसमें। इसमें रूट जानने का बहुत सिंपल स्टेप है कि देखो प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट होता है, तो रूट ऑफ द ट्री बन जाएगा अपना ए। ठीक है, रूट ऑफ द ट्री ए बन गया। फिर ए को हम इस लाइन में ढूंढेंगे इन ऑर्डर में कि ए की पोजीशन कहाँ है। ए के जितने भी राइट हैंड साइड होंगे उनको राइट हैंड साइड लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड होंगे उनको लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। मैं बहुत सिंपल करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। DBEH और यहाँ पे है IFC और G। अब देखो, अब ध्यान से देखो, वापस से हमको रूट ढूंढना है लेफ्ट साइड का। जैसे कि मैंने आपको बताया इन ऑर्डर दिया है तो हम लेफ्ट साइड का सब ट्री पहले बनाएंगे, फिर राइट साइड पे मूव ऑन करेंगे। तो लेफ्ट साइड के सब ट्री में देखेंगे कि ये जो सीक्वेंस में ये लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में सबसे पहले यहाँ पे कौन सा आ रहा है। ए के बाद ही हमको मिल गया है बी, तो बी बन जाएगा हमारा सब ट्री का रूट। और बी के राइट एंड लेफ्ट जो कुछ भी है वो वैसे का वैसा लिख देंगे। बी के लेफ्ट हैंड साइड बस एक ही नोड है तो उसे हम नोड बना के लिख लेंगे। इस साइड है हमारे ई और एच। अब ई और एच में सबसे पहले इस लाइन में कौन सा आ रहा है हम वो देखेंगे। डी के बाद आ रहा है ई, तो अपना ई बन जाएगा ये वाला नोड एंड फिर उसके राइट में है एच जो कि नोड बन जाएगा। देन आता है अपना ये राइट सब ट्री। राइट सब ट्री में भी सेम चीजें हमको वापस करनी है। यहाँ से देखना शुरू करना है कि सबसे पहले हमको कौन सा मिल रहा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले मिल रहा है सी। तो हम सी नोट बना देंगे, उसके राइट में आई एफ और लेफ्ट में बन जाएगा नोट जी। अब जो आई एफ है उसका रूट कौन बनेगा ये हमें कैसे पता चलेगा। वापस हमें यहाँ पे जाना है और सबसे पहले जो आ रहा है उसे रूट घोषित करके आई हमारा लेफ्ट साइड आ जाएगा एंड दिस इज द लास्ट एंड फाइनल ट्री। अब इसको आपको कैसे दिखाना है, एक एक स्टेप परफॉर्म करने के बाद आपको बताना है रीजन के साथ कि वो नोड वहां पे क्यों आया। जैसे कि ए रूट क्यों बना, वाई रूट ए। फिर अगर लेफ्ट सब ट्री का बी एलिमेंट रूट बना तो वो रूट क्यों बना। जैसे ही मैंने आपको समझाया एक एक यहाँ पे दिखा दिखा के कि कैसे हमने फाइंड आउट किया कि बी रूट बनेगा, फिर बी को हमने यहाँ पे देखा, फिर बी को पार्शेट किया, फिर हमने वो सब कुछ आपको अपनी हैंडराइटिंग में उतारना पड़ेगा। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप सिर्फ ये बना के आ जाओगे दैट्स नॉट कंप्लीट आंसर।
राइट। ये फाइनल आंसर है, ये फाइनल ट्री जनरेट आपने करके दे दिया, बट ये फाइनल आंसर नहीं है। आई होप मैं अपनी बातों को आपको ढंग से समझा पाया हूँ। प्री ऑर्डर ट्रावर्सल जब हम कर रहे हैं, प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रावर्सल के साथ जब हम बाइनरी ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब सिंपल सी बात हमको ये रखनी है ध्यान में कि रूट हमें मिलेगा प्री ऑर्डर से हर एक लाइन का, एंड इन ऑर्डर से हमको पता चलेगा कि बाइफरकेट कैसे करना है। ठीक है, तो अब इन पेजेस की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ समझा चुका हूँ। अब है प्रिम्स एल्गोरिदम। प्रिम्स एल्गोरिदम का कंसेप्ट क्या है? एमएसटी बनाना। मेन कंसेप्ट ऑफ प्रिम्स एल्गोरिदम इज कि एमएसटी बनाए फ्रॉम अ सिंगल स्टार्टिंग नोड। इट इज़ लाइक अ मोल्ड या फिर इन्फेक्शन जो स्प्रेड होता है नोड बेस। अब यहाँ पे हमको देखना है कि हम यहाँ से इस तरफ जाएंगे, ठीक है। राइट टू लेफ्ट हम कभी नहीं मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ये हमको एक बात इसमें ध्यान रखनी है। अप्रोच क्या है? नोड बेस्ड है। अब वो क्या होता है लॉजिक से समझते हैं। ये एल्गोरिदम है, ये 4 मार्क्स में आपको पूछा जाता है, ये आपको करना जरूरी है, ठीक है। स्टार्ट करना है आर्बिट्ररी नोड। आर्बिट्ररी नोड का मतलब इसके कंसेप्ट में ये है कि लेफ्ट साइड जो सबसे पहला नोड आता है वो होता है आर्बिट्ररी नोड, ठीक है। देन लुक एट ऑल द एजेस कनेक्टिंग एंड विजिट द नोड्स टू द अनविजिटेड नोड्स। चलो ठीक है, वो सब ठीक है। पिक द स्मॉलेस्ट वेट, ये मेन बात है। मतलब कनेक्टिंग नोड जितनी भी है वो सब विजिट करनी है, विजिट तो सब करनी है, पर रास्ता कौन सा चुनना है? जो सबसे स्मॉलेस्ट हो, ओके। और एट द एज टू न्यू नोड इनटू द एमएसटी रिपीट अंटिल ऑल। चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पे मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है तो एमएसटी है क्या, ये आपको जानना ज़रूरी है। एमएसटी क्या है? एमएसटी में वी अगर वर्टाइसिस, मतलब वी अगर नोड्स हैं, ये अगर वी नंबर ऑफ है तो उसकी एजेस कितनी होनी चाहिए? एजेस होनी चाहिए v-1। दिस इज द सिंपल कंसेप्ट। अब ये क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। स्टेप 1 हम क्या करेंगे? सबसे पहला आर्बिट्ररी नोड पकड़ेंगे, वो है अपना ए। ए से 3 लाइंस जाती है, ठीक है। तीनों लाइंस को हमें विजिट करना है। पहला 19 है, फिर 30, 21 है, फिर है 16। तीनों लाइन हमने विजिट कर ली, हमको वो सबका वेट पता चल गया। अब हम सेलेक्ट कौन सी करेंगे? 16 वाली, ए टू बी, बस, ठीक है। फिर स्टेप 2, ए टू बी 16। अब बी से कितना निकल रहा है एजेस? 6, 5 और 11। 6, 5, 11। अब इसमें हमको समझ में आ रहा है कि 5 सबसे स्मॉलेस्ट एज है, तो हम वही सिलेक्ट करेंगे एंड वो जाती है डी तक, ठीक है। अब है S3, A16, B5। अब डी से कितनी एजेस जुड़ी हुई है? 10, 14 एंड 18। अब इन तीनों में से 10 जो है वो स्मॉलेस्ट है, तो उसे हम सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। 10 और ये एज है C, ठीक है। सब कुछ हमने अटेम्प्ट कर लिया। अब E और F बाकी है। E और F यहाँ पे लिख लेते हैं। S4 क्या बनेगा? S4, यहाँ पे हम E बना लेंगे एंड यहाँ पे हम F बना लेंगे। अब E और F से जो स्मॉलेस्ट नंबर की लाइन
कनेक्ट होती होगी हमारे मिनिमम इस ट्री से, उसे हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ई से 33 जा रहा है, 18 जा रहा है, 19 जा रहा है। तो ई से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? 18। और फिर एफ से ये 3 जा रही है एंड उसमें सबसे स्मॉलेस्ट है 11। तो 18 और 11, ठीक है। एफ कनेक्ट हो जाएगा यहाँ 18 से और एस 5 बनेगा, जिसके अंदर यही चीज़ हमें कॉपी करनी है। और क्या है? 11। तो दिस इज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो हमें इस क्वेश्चन के आंसर से मिलता है। और इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ दिखाते हुए करना है। एंड अब आपको इसका वेट बताना हो कि फाइनल वेट तो कितना होगा? 16 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 18 प्लस 10 वो इक्वेट करके आप लिख देना, ठीक है। इस पेज की ज़रूरत नहीं है। अपना प्रिम्स एल्गोरिथम यहाँ पे कंप्लीट विथ जीटीओ क्वेश्चन। जिस तरीके से मैं आपको समझा सकता था उस तरीके से मैंने समझा दिया। अब है क्रुस्कल। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये जो लिखा हुआ क्वेश्चन है वो 7 मार्क्स का है। ये जो क्वेश्चन है सी, ये भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके लिए आप प्रिम्स के एल्गोरिदम को हल्का सा यहाँ पे ऊपर डिफाइन कर दोगे, बता दोगे प्रिम्स एल्गोरिदम के बारे में। ये आपको 1 मार्क्स दिला देगा। एंड देन एवरी 2 स्टेप विल बी गिविंग यू 1 to 2 मार्क्स। एंड फाइनल जो है वो आपको 2 मार्क्स देगा, ठीक है। इस तरीके से आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे। अब आता है क्रुस्कल एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम भी आपको इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है, बट इसका जो कनेक्ट करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री ही बनाता है, ठीक है। बाय एडिंग लाइटेस्ट एज फर्स्ट रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे आर, इट कनेक्ट्स आइसलैंड। अब हाँ, इसमें मेन बात यह है कि आपको साइकिल फॉर्म नहीं होने देनी है। ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि साइकिल फॉर्म जैसे ही हो जाएगी वो ग्राफ बन जाएगा, वो ट्री नहीं रहेगा। तो कुछ भी हो आपको डिस्कनेक्टेड ही रखना है पूरा का पूरा जो हम बना रहे हैं वो। इसका आपको साइकिल नहीं बनने देना किसी भी तरीके से, चाहे लोएस्ट वेट वाली एज क्यों ना मिल रही हो। यहाँ पे अगर एक यहाँ पे है और ये वाली हमको एज मिल रही है, फिर भी हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये करते ही ये साइकिल बन जाएगा और ये हमारा फिर ट्री नहीं रहेगा, ये ग्राफ बन जाएगा। हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कंसेप्ट क्या है? इट बिल्ड्स मिनिमम स्पैनिंग ट्री बाय एडिंग लाइटेस्ट एज फर्स्ट रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे आर, इट कनेक्ट्स ऑल आइसलैंड्स डिसजॉइंट सेट्स until they are form one big continent। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया गया है, बहुत बेसिक एग्जांपल है, एज बेस्ड है ये। अब सॉर्ट ऑल द एजेस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट, ठीक है। जिस तरीके से एल्गोरिदम कह रहा है हमें उसी तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मेन बात यही है। चेक डज एडिंग दिस एज क्रिएट अ साइकिल। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, यहाँ पे भी साइकिल फॉर्म नहीं होनी देनी है। अगर हाँ तो उसे डिस्कार्ड कर दो, अगर ना तो एड इट टू मिनिमम स्पैनिंग ट्री, रिपीट अंटिल v-1 एजेस आर एडेड, ठीक है। v इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एजेस कितनी होनी चाहिए? v-1 इज इक्वल टू 5 एज हमारी बननी चाहिए। अब ये जो दिए हैं हमको एलिमेंट, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। 5 6 10 11 14 16 18 21, ओके 19 21 एंड लास्ट है 33, ठीक है।
यू हैव टू मेंशन इट कि अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम दिस इज स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 हमने अटेम्प्ट कर दिया। हमने जितने भी नीडेड मतलब जितने भी अपने दिए थे उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब हमको ये सेम चीज बनानी है, ए बी सी डी ई और एफ बीच में। ठीक है, ए बी सी डी ई एंड एफ। अब हमको मिनिमम ऐड करते जाना है। ये फर्स्ट रहेगा, सबसे मिनिमम कौन सा है? 5। 5 कहाँ पे है? बी से डी, ये हमने ऐड कर लिया, ये 5। फिर सेम चीज दूसरा पेज है पर लेट्स जस्ट डू इट हियर ओनली। फिर बन जाएगा पार्ट 2। सेकंड में क्या है आएगा? 6। देखो 6 है बी से सी के बीच में, 6। ठीक है, बेटर। 10 11। अब 10 और 11 कहाँ पे है वो देखना है। 10 11 10 हम जैसे ही यूज करेंगे वैसे यहाँ पे बन जाएगा साइकिल। तो हमें यहाँ पे लिखना है इफ वी ऐड 10 इट विल क्रिएट अ साइकिल। इफ वी ऐड 10 टू MST it will create a cycle। तो हम 10 ऐड नहीं कर रहे हैं, डिस्कार्ड 10। डन। अब 11 कहाँ है? 11 है बी से एफ। ठीक है, बी से एफ 11। अब स्टेप मैं जो लाइंस ऐड करता जा रहा हूँ वो आपके सारे स्टेप बनते जाएंगे। आपको हर एक स्टेप के लिए अलग बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बट मैं ऐसे कॉपी कर करके डुप्लीकेट कर करके वो टाइम आपका ज़्यादा लेगा, इसलिए मैं आपको बस बता रहा हूँ डायरेक्टली कि ये स्टेप आपको वापस कॉपी करना है एंड फिर अगली एज ऐड करनी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमने 10 को डिस्कार्ड कर दिया है। अब है 14 की बारी, फिर 16। 14 एंड 16 क्या कर रहे हैं? 14 को ऐड करते ही साइकिल बन रहा है, तो हम 14 ऐड नहीं करेंगे। फिर क्या है? 16 ए से बी जा रहा है। ठीक है, 16 जा रहा है ए से बी। डन। अब बचता है 14 गायब, 16। अब 18 19। 18 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 19 से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपना फाइनल जो MST बन जाएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, 19 से प्रॉब्लम है, 18 से प्रॉब्लम नहीं है, तो बाकी के सारे एलिमेंट्स डिस्कार्डेड हो गए एंड बस इतने से हमारा MST बन गया। एट लास्ट हमें यहाँ पे दिखाना है कि हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो हमने बना दिया उससे उससे क्या मिल रहा है हमें। फाइनल MST का वेट कितना है? 16 प्लस 18 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 6। एंड यहाँ पे आंसर लिख देना, उसे बॉक्स कर देना। ये ट्री वापस आप बना देना अगले पेज पे। फाइनल MST टॉप ऐसे स्टार मार्क के लिख देना, फाइनल MST। एंड वो जो आपका फाइनल MST बना वो यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स ऐसी है जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एंड दिस इज नीडेड, क्योंकि बहुत से लोग आपको बताएंगे नहीं कि एग्जाम में नीड किस चीज़ की है, आप लड़ किस चीज़ के लिए रहे हो, लड़ किस से रहे हो। आपको 7 मार्क्स दे दिए, पर 7 मार्क्स किस तरीके से मिलेंगे वो आपको कोई नहीं बताता।
यूट्यूब पे सारे वीडियोस आपको सीधा बताएंगे कि बस इस तरीके से एक बना के छोड़ दो, बट डू यू रियली कंसिडर योरसेल्फ कि अगर आपको 7 मार्क्स किसी को देने हैं एंड आप बस इतना सा आंसर देखते हो तो आप उसको 7 दोगे? शायद 3 दे दो मैक्सिमम, 2 से 3 मार्क्स शायद मिल जाए, पर उससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है कि उतने मार्क्स आपको मिले, क्योंकि 7 मार्क्स के लिए आपको हर एक स्टेप डिटेल्स में दिखाना पड़ेगा, थ्योरी लिखनी पड़ेगी। मुझे पूछा जाता है कि थ्योरी में हम क्या लिखें, तो थ्योरी में बहुत सारी, अगर आपको दिया है 7 मार्क्स का टॉपिक जिसमें दिया है एक्सप्लेन एक्स, ओके, एक्सप्लेन एक्स आपको दिया है तो आपको एक्स की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। पहले आएगा डेफिनेशन, फिर आएगा एप्लीकेशन, फिर आएगा डिसएडवांटेजेस, फिर आएगा एडवांटेजेस, एंड एट लास्ट आप उसको एग्जाम्पल के साथ ख़त्म करोगे। तो ये आपके बनते हैं 7 मार्क्स। दिस इज हाउ यू गेट 7 मार्क्स। ठीक है, ये 5 ही मैंने लिखे हैं। लोग चाहते हैं कि इन 5 की जगह पे और 2 सेक्शन भी ऐड किए जाएं। 2 सेक्शन में से एक सेक्शन तो मुझे पता है, एक सेक्शन जो है वो कहता है कि आपको यहाँ पे डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, जहाँ जहाँ नीडेड है वहाँ वहाँ। तो इतनी चीज़ें 7 मार्क्स में आपको, आपका जो पेपर चेक करने वाला है वो एक्सपेक्ट करता है आपसे कि 7 मार्क्स में इतनी चीज़ें तो कम से कम लिखी हुई हो। चलो, क्रुशकल्स भी हो गया, वो भी हो गया। अब स्टैक क्यू करने से पहले मैं आपको सॉर्ट्स करवा देता हूँ। तो हम आ गए बबल सॉर्ट पे। बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम आपको पूछा जाएगा एंड आपको लिख के आना भी पड़ेगा क्योंकि आपको मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बबल सॉर्ट का पूछा गया था किसी ना किसी पेपर में, मुझे ध्यान नहीं है, बट पेपर से ही मैंने क्वेश्चन उठाया हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि ये 4 मार्क्स में पूछा जाता है। अब आपको बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम लिखते हुए पहले लिखना है बबल सॉर्ट एंड उसके अंदर 2 एंटिटीज डालनी है। ठीक है, अब n क्या है वो हमें यहाँ पता चलेगा। n इज एरे ऑफ a इज एरे और n इज अपने एलिमेंट्स। i अपना जो लूप है वेरिएबल फॉर पासेस, j लूप है वेरिएबल फॉर कंपैरिजन एंड temp इज टेम्पररी वेरिएबल। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है पड़ेगा। आपको, अगर आप कुछ चीज़ लिख रहे हो तो सामने वाले को समझ में आनी चाहिए कि आपने उसमें लिखा क्या है। तो अपना यहाँ पे जो n है वो n क्या है, एलिमेंट्स। तो 0 से n-1 तक हमको एक लूप चलाना है, i से 0 to n-1। ठीक है, i 0 से n-1 तक घूमता रहेगा। चलो, फिर इनिशियलाइज कंपैरिजन काउंटर, स्टार्ट इंटर इनर लूप। ठीक है, इंटरनल लूप में बोलने वाला था, j फ्रॉम 0 to n i -1 -i। अब इसमें क्या है, तो ये एक वो लिखा है कि जो फर्स्ट पास है उसके कंपैरिजन के बाद आपको एक एलिमेंट जो मैक्सिमम है वो लास्ट में मिल ही जाए, ये उसके लिए लिखा है। ठीक है, नोट वे सबट्रैक्ट i बिकॉज लास्ट i एलिमेंट्स आर ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर ईच पास। वही बोला मैंने कि लास्ट में जो भी एलिमेंट आएगा वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो उसे और कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट्स ही कंपेयर करेंगे। तो अगर ये पूरा का पूरा n है, n-1 है, n तो टोटल एलिमेंट्स हो गए, उसकी इंडेक्स n-1 हो गई, तो उसको -i करेंगे कि ये उसमें पहले हम एक्सक्लूड कर पाए। आई होप मैं आपको समझाने के लिए अपना पूरा का पूरा योगदान दे रहा हूँ एंड आपको समझ में भी आ रहा है। फिर थर्ड, कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट्स। एडजेसेंट एलिमेंट्स क्या होता है, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4 लिखा है, तो इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। क्या 3 4 जैसा है, नहीं। क्या 3 4 से बड़ा है, नहीं। क्या 3 4 से छोटा है,
हाँ, तो ठीक है, आगे बढ़ो। अगर 4 3 होता तो इस लास्ट स्टेप में स्वैप करवा देते। स्वैप कैसे होता, यहाँ पे टेम्पररी वेरिएबल हम एक बनाएंगे जो जे से डिनोट होगा, ए जे। अब सेट ए जे इज इक्वल टू जे प्लस वन एंड सेट जे प्लस वन इज इक्वल टू टेम्प। ये बहुत सिंपल स्वैपिंग अल्गोरिदम है, आपने पहले किया होगा, शायद आपने पहले किया होगा, बट बहुत सिंपल है कि टेम्पररी देखो, ए अगर 3 है एंड बी इज इक्वल टू 4 है, अगर हमको ए की वैल्यू 4 करनी है एंड बी की वैल्यू 3 करनी है, तो हम एक टेम्प लेंगे जो पहले इज इक्वल टू ए हो जाएगा। पहले तो वो एम्प्टी ही होगा, फिर हमें जब स्वैप करवाना है तब हम उसे बोलेंगे कि टेम्प इज इक्वल टू ए, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू टी। इस तरीके से हम स्वैपिंग करवाएंगे एंड वही चीज़ लिखी है, बस जो एलिमेंट्स हैं वो हम ऊपर जो लूप में एलिमेंट आई और जे की वजह से हम प्राप्त कर रहे हैं उनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ए जे टेम्परेरी वैल्यू होगी एंड उसके बाद लिखा है कि ए जे को जे प्लस वन से सिलेक्ट कर लो, मतलब जे प्लस वन 3 4 3 लिखा है तो जे प्लस वन ये हो गया, उसे इक्वेट कर दो टेम्प से, फिर जे प्लस वन इज इक्वल टू टेम्प। सॉरी 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 सॉरी, अरे हाँ, मैंने अभी तक जितना समझाया वो मैं सही ही समझाया था, बट मैं आपको वापस से समझाने की कोशिश करता हूँ। टेम्प इज इक्वल टू 4 एंड 3 दिया है, इस तरीके से लाइन है, तो टेम्प इज इक्वल टू ए जे पहले यहाँ पे होगा जे, तो टेम्प इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। सेट ए जे इज इक्वल टू ए जे प्लस वन, ए जे बन जाएगा 3 एंड एट लास्ट सेट ए जे प्लस वन इज इक्वल टू टेम्प। टेम्प क्या है 4, तो जब हम इसको वापस प्रिंट करवाएंगे तो पहले ए जे प्रिंट होगा, ए जे क्या बन जाएगा 3 और ए जे प्लस वन क्या है 4। तो हमने इसको इस तरीके से सॉर्ट कर लिया। आई होप मैं आपको बहुत प्यार से बहुत मेहनत से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ एंड आपको समझ में भी आ रहा है। एंड बस अपने दोस्तों को बताओ इस बारे में, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, मैं बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर इनर लूप को एंड कर दो, आउटर लूप को एंड कर दो, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। एंड एरे इज नाउ सॉर्टेड, डन। बबल सॉर्ट का वर्किंग हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्या 11 10 से बड़ा है? हाँ, तो 10 आगे आ जाएगा, 11 यहाँ पे आ जाएगा, 12 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 15 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। ये फर्स्ट पास की बात हो रही है, पास वन में इस तरीके से चलेगा। अब क्या पूछा जाएगा, क्या 11 12 से बड़ा है? नहीं। क्या 12 7 से बड़ा है? हाँ, ठीक है, 10 11 7 12। अब क्या 12 15 से बड़ा है? नहीं, ठीक है। क्या 15 5 से बड़ा है? हाँ, 10 11 7 12 5 15। जैसे कि हमने देखा था कि फर्स्ट पास के एंड होने पे जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो एट लास्ट हमको मिल ही जाएगा। अब पास 2 करेंगे, पास 3 करेंगे, इसको करने में कितने पास लगेंगे मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली उसका एक फॉर्मूला है जानने के लिए, बट अभी फिलहाल ये इम्पॉर्टेंट है कि आपने बबल सॉर्ट समझ लिया एंड किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे ये भी मैंने आपको बता दिया।
अब इस पेज की ज़रूरत नहीं। अब आता है मर्ज शॉर्ट। मर्ज शॉर्ट में बहुत प्यारा सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, ए लो हाई, ठीक है। एल्गोरिदम क्या कहता है, एक एरे है जिसका इंडेक्स स्टार्टिंग होता है लो से एंड होता है हाई से, ठीक है, डन। अब है फर्स्ट बेस्ट चेक बेस्ड केस फर्स्ट, इफ लो इज लेस देन हाई देन प्रोसीड, अदरवाइज रिटर्न एरे इज हैज 0 और 1 एलिमेंट, ठीक है। फिर है फाइंड मिडल इंडेक्स। लो प्लस हाई को डिवाइड कर देंगे 2 से, इंटीजर डिवीजन होगा, जो मिलेगा वहां से हम इस सेट ऑफ डेटा को स्प्लिट कर देंगे। देन सॉर्ट लेफ्ट रिकर्सिवली, रिकर्सिव फंक्शन एक चलेगा यहाँ पे जिसमें मर्ज शॉर्ट ए लो मिड वापस से चलेगा, वह ट्री की तरह काम करता है। ये मिड आया, ये दो पार्ट में बटा, ये छोटा, ये एल, ये आर, फिर वापस यहाँ पे ये जो एल्गोरिदम यहाँ पे चला था वही एल्गोरिदम यहाँ पे चलेगा, फिर इसके दो पार्ट होंगे एल आर, इस तरीके से ये ट्री बनाता जाएगा एक, जिसे बोलते हैं डिवाइड। लेट्स डू द डिवाइड पार्ट, जिसमें आएगा ये कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है, 8 डिवाइड बाई 2 कर देंगे सीधा। लो प्लस हाई करते हैं तो वो 7/2 होगा, बट हमको इंटीजर डिवीजन करना है इसलिए हमें एक एलिमेंट मिल जाएगा, या फिर हमें एक इंडेक्स मिल जाएगी कहाँ से हमें इसको बाइफरकेट करना है, डिवाइड करना है, तो 4। तो मतलब पहले 4 एलिमेंट जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, फिर यहाँ से हम तोड़ेंगे। तो इस डिवीजन की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ये टूटेगा दो पार्ट्स में, एक पार्ट रहेगा 7 4 2 1 और दूसरा पार्ट रहेगा 10 9 5 6। फिर वापस से जो अपना मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम है वो रिकर्सिवली इस पे अप्लाई होगा, ये टूटेगा 7 4 2 1 और ये टूटेगा 10 9 5 6 एंड एट लास्ट सब टूट टूट के सिंगल सिंगल एलिमेंट बन जाएंगे, 7 4 2 1 10 9 5 6, ठीक है। अब इसका होगा मर्ज। अब मर्ज में हम इसको अपनी इंडेक्स के अनुसार स्वैप करते जाएंगे, जिसमें आई और जे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बट उसको मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा बेफालतू में। आपको बस मर्ज शॉर्ट अप्लाई करके दिखाना होगा बुक में, वो आप आराम से इतना सा करके कर सकते हो। तो पहले 7 एंड 4 को मर्ज करेंगे तो 4 पहले आ जाएगा, 7 बाद में आएगा, देन आएगा 1 2, फिर 9 10, फिर 5 6। अब इन दोनों को मर्ज करेंगे एंड इन दोनों को मर्ज करेंगे। इन दोनों को मर्ज करते हुए हमें पता चलेगा कि 1 2 इस तरफ आएगा एंड 4 7 इस तरफ, 1 2 4 7। 5 6 9 10। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे या मर्ज करेंगे तब आई की वैल्यू यहाँ से चलती जाएगी और उसका जो उससे मतलब कंपेयर करती जाएगी, एंड जो बड़ा छोटा होगा वो लेफ्ट आ जाएगा, जो बड़ा होगा वो राइट चला जाएगा, एंड इस तरीके से एट लास्ट सॉर्टेड लिस्ट हमें मिल जाएगी 1 2 4 5 6 7 9 10, एंड ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर एंड मर्ज शॉर्ट आपका खत्म, ठीक है। अब कर लेते हैं स्टैक एंड क्यू।
सबसे पहले तो स्टैक है क्या ये जान लेते हैं, ठीक है। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक एलिमेंट जो सबसे पहले गया है वो लास्ट में बाहर आएगा, मतलब लास्ट फर्स्ट इन लास्ट आउट, इस तरीके का इसका चलता है। अब इसका मेन बात क्या है, अगर स्टैक ऊपर तक भरा हुआ है तो अंदर कुछ नहीं आ सकता। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ओवरफ्लोइंग। ठीक है, बस इतना ही। इसके अंदर जो हम एलिमेंट इंसर्ट करते हैं उस ऑपरेशन को कहते हैं पुश। जो ऊपर से एलिमेंट बाहर निकलता है उसे बोलते हैं पॉप। एंड डिस्प्ले का मतलब है कि जिस तरीके से ये दिया गया है उस तरीके से उसको लिखा जाए। तो स्टैक इज एन एरे ऑफ साइज मैक्स, ठीक है। टॉप इज अ पॉइंटर जो पॉइंट करता है इंडेक्स को, टॉप मोस्ट एलिमेंट की। टॉप की वैल्यू -1 होती है क्योंकि हम इंडेक्सिंग की 0 से इंडेक्सिंग करते हैं ना, तो फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा तो वो 0 पे ऐड होगा, तो टॉप की वैल्यू पहले से -1 होगी, जिससे वो जीरोथ इंडेक्स पे कोई एलिमेंट आए तो उसे 0 से इंडिकेट कर सके। फिर वैल्यू इज द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, ठीक है। चलो आगे, सबसे पहला आता है अपना पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन का मतलब हम कुछ स्टैक में डाल रहे हैं। एल्गोरिदम में स्पेस अवेलेबल है, ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो उसे चेक कैसे करेंगे, टॉप इज इक्वल टू मैक्स -1, देन प्रिंट स्टैक ओवरफ्लो स्टैक इज फुल, ठीक है। अगर टॉप की वैल्यू मैक्स से -1 है, क्योंकि टॉप की वैल्यू -1 थी ना स्टार्टिंग से, तो मैक्स -1 का मतलब ऊपर तक भर चुका है सब कुछ, तो वो ओवरफ्लो की कंडीशन है और हमें एग्जिट मार देना है, हमको आगे नहीं बढ़ना। बट अगर ऐसा नहीं है तो सेट टॉप इज इक्वल टू टॉप +1। अगर -1 इनिशियल है तो वो फिर चेंज होके हो जाएगा 0th इंडेक्स पे वो पॉइंट करने लगेगा। एंड स्टैक टॉप इज इक्वल टू वैल्यू, मतलब स्टैक के टॉप पे वैल्यू को ऐड कर दो। एंड प्रिंट वैल्यू इज इंसर्टेड सक्सेसफुली। ये आपका पुश ऑपरेशन हो गया, कुछ भी ज़्यादा दिमाग चलाने वाली बात नहीं थी। फिर अब अगर हम निकाल रहे हैं उसमें से कुछ, तो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट ही सबसे पहले निकलेगा। हम जो चाहते हैं वो हम इसमें से निकाल नहीं सकते। दिस ऑपरेशन रिमूव्स द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक। इट मस्ट फर्स्ट चेक इफ द स्टैक कंटेन्स एनी एलिमेंट्स, मतलब अंडरफ्लो कंडीशन है कि नहीं, मतलब टॉप की वैल्यू -1 है कि नहीं, अगर वो हमें चेक करनी है कि टॉप में टॉप क्या स्टैक में कुछ है भी कि नहीं, ये मेन चीज हमें इसमें चेक करनी है पहले। फर्स्ट कंडीशन है कि टॉप इज इक्वल टू -1। अगर हाँ तो ये प्रिंट कर दो, अगर ना तो फिर आगे बढ़ो। रिमूव एलिमेंट, प्रिंट डिलीट एलिमेंट इज स्टैक का टॉप। हम कौन सा डिलीट कर रहे हैं वो हमें यूजर को बताना पड़ेगा। डिलीटेड एलिमेंट इज स्टैक टॉप। फिर नहीं, ये जरूरत नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट लिखा है डिक्रीमेंट द टॉप पॉइंटर। टॉप पॉइंटर को हम डिक्रीमेंट कर देंगे, टॉप इज इक्वल टू टॉप -1 एंड रिटर्न। डन। अब यू विल बी लाइक कि हमने वैल्यू ऐड की तो वैल्यू का यूज किया, बट हम डिलीट कर रहे हैं तो वैल्यू का ऐड मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं। हम डिलीशन के टाइम पे हम वैल्यू को डिलीट नहीं करते, हम उसकी इंडेक्स को हटा देते हैं। जस्ट उसको उस वैल्यू पे जो इंडेक्स पॉइंट कर रही है, जो टॉप हमारा जो पॉइंटर है वो उसे जो पॉइंट कर रहा है उसे हटा के उसके नीचे वाले को पॉइंट करवाने को दे देते हैं, तो ये बिकम इनविजिबल। अब जब हम टॉप की वैल्यू वापस इंक्रीज करेंगे, जब पुश करेंगे ऑपरेशन को, तब टॉप की वैल्यू जस्ट से कि -1 हो गई, हमने डिलीट कर दिया उसके बाद -1 हो गई, जो वैल्यू है वो यहीं पे पड़ी हुई है। बट जब हम नई वैल्यू ऐड करेंगे
तब हम टॉप की वैल्यू को वापस चेंज करेंगे और नई वैल्यू इस वैल्यू की जगह ले लेगी, तो हमें डिलीट करने की एग्जैक्टली जरूरत नहीं है, ठीक है। अब थर्ड एल्गोरिथम है डिस्प्ले करने का। इसमें सब कुछ वो डिस्प्ले करेगा। डिस्प्ले करने के लिए भी सेम चीज़ हम पहले चेक करेंगे कि कुछ है भी कि नहीं। फिर इनिशियलाइज लूप वैल्यू, सेट आई इज इक्वल टू टॉप, लूप चलेगा while I is greater than 0, तब तक स्टैक को प्रिंट करते रहो और स्टैक में I मतलब होता रहेगा, I इज इक्वल टू आई माइनस वन, जब तक वो ज़ीरो नहीं हो जाता, मतलब सारे के सारे वैल्यू जब तक प्रिंट नहीं हो जाते तब तक वो रुकेगा नहीं। हाँ, तो दिस वाज स्टैक। स्टैक कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं क्यू की तरफ। क्यू हमें क्या बताता है? क्यू होता है सीधी लाइन, यहाँ से जाओ, यहाँ से बाहर निकलो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल। इसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। बट यहाँ पे हमें दो पॉइंटर और ऐड करने पड़ेंगे, जो फ्रंट को F से रिप्रेजेंट करेगा, रेयर को R से रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि दोनों तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। जब ऐड होगा तब फ्रंट से ऐड होगा, निकलेगा तब R से निकलेगा। दिस इज वाई दिस इज नीडेड। वैल्यू इज द एलिमेंट, वो सब तो आपको पता ही है। अब बढ़ते हैं इंसर्ट मतलब एन क्यू की तरफ। दिस ऑपरेशन एड्स अ न्यू एलिमेंट टू द एंड ऑफ द क्यू। इट मस्ट चेक द स्पेस अवेलेबिलिटी और फ्लो कंडीशन वगैरह वगैरह। ये सब कुछ आपको याद रखना है कि क्यू, फ्रंट, रेयर, मैक्स, वैल्यू। मैं बस यही बोलूँगा, क्यू को क्यू पूरा लिखो, फ्रंट को एफ, रेयर को आर, मैक्स को मैक्स ही रहने दो, एंड वैल्यू अपना तो एलिमेंट जो डालना होगा वो रहेगा ही। इफ रेयर मतलब इफ आर इज इक्वल टू मैक्स माइनस वन, अगर जो हमने इसकी साइज सेट की है मैक्स -1 तक अगर वो भरा हुआ है, तो इसका मतलब कि अपना ओवरफ्लो कंडीशन है, क्यू इज फुल। फिर अगर वो फुल नहीं है तो इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1, दैट सेट फ्रंट इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने आपको बताया था, फ्रंट स्टैक में जैसा बताया था वैसे फ्रंट की वैल्यू हम -1 से सेट करेंगे, क्योंकि जहाँ जब हम यहाँ पे कोई ऐड करेंगे तो हम चाहते हैं कि वो इंडेक्स पॉइंट करे 0 पे, तो ये फ्रंट -1 होगा। जब भी हम इसमें कुछ ऐड करेंगे तब वो 0 पोजीशन, 0th इंडेक्स है वो, मतलब ये सेट फ्रंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर सेट रेयर, रेयर को प्लस करना पड़ेगा ऑब्वियसली। रेयर को इज इक्वल टू रेयर प्लस 1, अपनी जो क्यू में रियर पे वैल्यू ऐड कर दो, क्यू आर मतलब इस पोजीशन पे रेयर प्लस 1 पोजीशन पे अपनी वैल्यू ऐड हो जाएगी और एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, बहुत प्यार से मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों का साथ रहा तो इसी तरीके से हम और भी वीडियोस लाएंगे आपकी सारी एग्ज़ाम को हेल्पफुल बनाने के लिए। प्लीज़ इस चैनल को मेरे साथ ग्रो करने में हेल्प करो, मुझे भी ग्रो करने में हेल्प करो, मैं आपको ग्रो करने में हेल्प करूँगा, एंड आपके मार्क्स को मैं डेफिनेटली ग्रो करवाऊँगा ही। अब है डिलीट। डिलीट ऑपरेशन में डी क्यू बोला जाता है। दिस ऑपरेशन रिमूव्स एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। It must check if the queue is empty. एल्गोरिदम डिलीट, उसके अंदर क्यू, फ्रंट और रेयर तीनों चीज़ें आ गई। अब है इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1 या फ्रंट बड़ा है रेयर से, देन प्रिंट क्यू इज अंडरफ्लोइंग। सिस्टम पूरा का पूरा भरा हुआ है, हाँ सिस्टम पूरा का पूरा खाली है। रिमूव एलिमेंट, प्रिंट अगर खाली नहीं है तो प्रिंट करो डिलीटेड एलिमेंट इज क्यू फ्रंट। और जैसे हमने स्टैक में किया था, स्टैक में हमने क्या किया था, हम बस पॉइंटर को हटा देते थे, वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। हम पॉइंटर को हटा दिया एंड बस अपना काम हो गया। सेट फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 एंड रेयर इज इक्वल टू रेयर -1।
एंड अपनी क्यू बन जाएगी, मतलब अपना जो एलिमेंट हो जाएगा वो निकल। ठीक है, डिस्प्ले करवाने के लिए पहले तो हम चेक करेंगे कि है कि नहीं है, फिर सेट करेंगे i इज इक्वल टू फ्रंट, और कहाँ तक रिपीट करेंगे, जब तक रेयर तक वो ना पहुंच जाए, एंड प्रिंट करते रहेंगे i को, i इज इक्वल टू आई प्लस वन, तब तक जब तक वो रेयर जितना इक्वल ना बन जाए, और इस तरीके से अपनी क्यू हो जाएगी प्रिंट। ये सारे एल्गोरिदम आपको लिखने हैं, 7 मार्क्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का है, एंड ये क्वेश्चन भी 7 मार्क्स का है। आई होप मैं आपको इसको समझाने में सब कुछ कर पाया, वो सब कुछ मैंने किया। तो फाइनली ऑल द बेस्ट, मैंने अपनी साइड से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा दिए। अभी ये सब करवाने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 40 से 40 to 45 मार्क्स आपके आराम से बन जाएंगे, अगर आपने थोड़ी सी और मेहनत की, कुछ डेफिनेशंस हैं वो डेफिनेशंस आपने पढ़ ली, तो आराम से 50 से 55 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। ऑल द बेस्ट मेरे दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल को आपकी बहुत ज़रूरत है, मुझे भी आपकी बहुत ज़रूरत है। अगर मैं इस वीडियो में कुछ भी अच्छा कर सकता हूँ तो कमेंट डाउन करके हमको बताइए कि मैं किस तरीके से इस वीडियो को इम्प्रूव करूँ, किस तरीके से मैं आपकी और अच्छे से हेल्प करूँ। और तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।